इत्ती आहार्य के कंधे पर सर रखकर लेटी थोड़ा हाँफ रही थी। दोनों के ऊपर बस एक ब्लैंकेट था। आपने बदला लिया मुझसे, मतलब मैंने सिर्फ लाइट बंद करने के लिए कहा था। वो सर उठाकर उसे पंच करते हुए बोली। आहार्य चिढ़ गया, तुम पहले वो बात पूरी करो। पिछले आधे घंटे से तुम अभी तक वहीं हो। मैंने उसका हाथ मोड़ दिया। फिर तुम जानबूझकर मुझे इरिटेट कर रही हो। आई नो। आपने भी तो मुझे जानबूझकर इतना परेशान किया ना। वो ब्लैंकेट संभालकर उठकर बैठ गई। ओक्का, अब ये मत कहना ही मैं तुम्हारी बातें इंटरेस्ट से नहीं सुनता। गुड नाइट। उसने करवट बदल ली। उसके ऐसा करते ही इत्ती का ब्लैंकेट भी खींच गया। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उसे हिलाते हुए बोली, अच्छा अब मैं बता रही हूँ, आप बिना सुने नहीं सो सकते। अब नहीं करूँगी पक्का। सुनिए तो। आहार्य ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना ही उसकी ओर घूमा। इत्ती थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, जो दूसरी ओर था। आहार्य की आंखें खुली थी। वो उसके गालों को खींचते हुए बोली, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि वहां क्या क्या हुआ। आहार्य बिना पलटे बोला, मुझे सच में नहीं पता। इत्ती को यकीन नहीं आया, तो आपके मिस्टर असिस्टेंट ने नहीं बताया आपको? दैट्स नॉट पॉसिबल। आहार्य आखिर उसकी ओर पलटा, फिर उसे भी खींचकर अपने पास लेटाकर बोला, मैंने उसे बताने से मना कर दिया था, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। फिर वो उसके मुंह पर मिनी कुशन फेंकते हुए बोला, लेकिन तुम हो कि? इत्ती अपने चेहरे से कुशन हटाते हुए बोली, आपने ये दूसरी बार किया है, दोबारा किया तो। उसने अभी अपनी वार्निंग पूरी भी नहीं की थी कि आहार्य ने एक और मिनी कुशन उसके मुंह पर फेंक दिया। इत्ती अपने मुंह से कुशन हटाकर उसे बेहद गुस्से से देखने लगी। अब अगर तुमने अपनी बात पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बेड से नीचे फेंक दूंगा। इत्ती जल्दी से उससे चिपक गई। कोई शक नहीं था वो ऐसा कर सकता था। अभी भी वो भूली नहीं थी कैसे एक बार उसे सबक सिखाने के लिए आहार्य ने उसे रेलिंग से लटका दिया था। इत्ती ने फिर बताना शुरू किया कि उसने हाथ मोड़ने के बाद ऐश्वर्या के साथ और क्या क्या किया था। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि तुम जरूर उसका हाथ तोड़ कर आओगी। इत्ती अपना सर उठाकर उसे देखते हुए थोड़ा अफसोस से बोली, हाँ, सोच तो मैं भी ऐसा ही था, बट आपको पता है। वो खामोश हो गई। आहार्य गैस करते हुए बोला, तुमने कोशिश की होगी लेकिन तुमसे हुआ नहीं होगा। इत्ती ने सर हिलाया, फिर जल्दी से उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, हाँ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोड़ा था। तुम अच्छी डाइट नहीं लेती, इसलिए तुम इतनी कमजोर हो। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी किसी का हाथ तोड़ना लायक कितना अजीब है। आहार्य ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। इतनी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उसका नाम क्या था? वो उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। आहार्य ने बिना किसी झिझक जवाब देते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा, तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब तुम हैंडल करेगी। उसकी इन्फॉर्मेशन में उसका नाम होगा ना? इतनी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोली, अच्छा वह फाइल वह तो मैंने पढ़ी ही नहीं, कौन पढ़ता इतना सारा। आहार्य उसके बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, अगर तुम किसी को बर्बाद करना चाहती हो तो तुम्हें उसके बारे में उससे ज्यादा पता होना चाहिए। इत्ती ने बस सर हिला दिया। वो फिर से अपने असल मकसद पर आते हुए बोली, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उसका नाम नहीं पता। वो इतनी फेमस एक्ट्रेस है, उसकी इतनी हिट मूवीज है और ऊपर से वो आपकी कंपनी की टॉप आर्टिस्ट में से एक थी। आहार्य को अब जाकर उसका मकसद समझ आया। वो उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम्हें पता तो है मैं मूवीज नहीं देखता और मेरी कंपनी में न जाने कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं। इत्ती के फेस पर सैटिस्फाइड एक्सप्रेशंस आ गए। वो उससे चिपकते हुए बोली, अब सोते हैं। तुम सुधरोगे नहीं ना? नो नेवर। मैं ऐसे ही आप पर शक करती रहूंगी, तभी आप बिगड़ेंगे नहीं। अब ये कौन सा लॉजिक है? आहार्य ने उसे खींचकर अपने ऊपर लेटा लिया। आज का सेशन यहीं खत्म, इस बारे में किसी और दिन क्लास दूंगी। अब मुझे सोने दीजिए वरना आप तो मुझे सिर्फ बेड से नीचे फेंकते, मैं आपको रूम से बाहर फेंक दूंगी। उसने सर उठाकर फिर दोबारा उसके सीने पर सर रख लिया। अगली सुबह
प्रेगती अपना सारा सामान पैक कर रही थी। चेहरे से वो बहुत परेशान भी थी। परेशान तो इत्ती भी थी, जो उसके साइड में खड़ी थी। आहार्य इत्ती के पीछे ही खड़ा था। उसके फेस पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। प्रेगती का कॉल आया तो वो जल्दी से कॉल पिक कर बालकनी में चली गई। उसके जाते ही आहार्य इत्ती के गालों को छूते हुए बोला, तुम सैड क्यों हो? ये सब बस उसका नाटक है। उसकी बात सुनते ही इत्ती उस पर भड़कते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? आप भी जानते हैं भाई सा को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। जानते हुए भी आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपको उनसे, हमेशा उनके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। इत्ती उसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। आहार्य के मन में एक ही ख्याल आया, तुम क्यों नहीं देख पाती प्रॉब्लम मुझे नहीं उसे मुझसे है। जब देखो तुम्हें मुझसे दूर करने की प्लानिंग करता रहता है। तभी उसके कान में इत्ती की आवाज पड़ी जो प्रगति से कह रही थी, भाभी सा मैं भी चलूंगी। आहार्य झट से बोला, नहीं। प्रेगती और इत्ती एक साथ उसे देखने लगे। इत्ती गुस्से से बोली, मैं तो जाऊंगी। अब वो तुम्हारे कॉलेज हैं। इत्ती जैसे उसे जानती ही नहीं थी, वो सब समझ रही थी। मैं कल तक वापस आ जाऊंगी, एक दिन कॉलेज मिस होने से मैं फेल नहीं हो जाऊंगी। आहार्य उसे घूरने लगा, साथ ही वो परेशान भी हो गया। वो इत्ती को कैसे रोके? उसे पूरा यकीन था अगर इत्ती गई तो शिवाय कुछ न कुछ जरूर करेगा। इस वक्त तो वो वैसे भी उससे खुन्नस खाए बैठा था। वो न भी करे तो उसकी बीवी तो जरूर करेगी। आखिर में उसे ही अपनी वाइफ से दूर होकर तड़पना पड़ेगा। उसने अपना फोन निकाला, फिर ऋतिक को मैसेज टाइप किया, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। फिर वो इत्ती को पास जाते हुए बोला, ठीक है चलो। इत्ती पहले तो हैरानी हुई वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। अच्छा मैं सच में जाऊं? उसने कंफर्म करते हुए पूछा। सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों। मेरा भी तो कुछ फर्क बनता है न अपने साले साहब के लिए। प्रेगती अपना बैग नीचे रखकर आहार्य को एक नज़र देख इत्ती से बोली, देखो हमारे जमाई सा कितनी अच्छे हैं। तुम बेकार ही उनकी बुराई करती रहती हो कि तुम्हें आने नहीं देते। इसका मतलब तुम खुद ही नहीं आना चाहती। इत्ती आहार्य को अजीब नज़रों से घूरने लगी। ये वही शख्स था जो कुछ देर पहले उसके भाई की बुराई कर रहा था। अब देखो कैसे उसे बुरा बनाकर खुद अच्छा बन गया। सब समझ रही हूं मैं इनकी अच्छाई की वजह। मेरा फोन तो बालकनी में ही रह गया। याद आते ही प्रेगती बालकनी की तरफ चली गई। उसके मुड़ते ही आहार्य इत्ती के गाल पर किस करते हुए बोला, एग्जैक्टली जो तुम सोच रही हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। मुझे अभी भी लगता है ये सब उसका नाटक है। इत्ती अपने दांत पीसते हुए बोली, कितनी बुरे हैं आप। भाभी सा की नजरों में कैसे अच्छे बन गए और मुझे बुरा बना दिया। तुम क्या कम बुरी हो? अपने मासूम पति की बुराई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इत्ती उसका हाथ झटकते हुए बोली, मासूम माय फुट। वो आप ही हैं न। जब भी मैं अपने घर जाने की बात करती हूँ मुंह बनाकर बैठ जाते हैं या मुझे ट्रिक करते हैं। आज जब मैं जा रही हूँ तो खुद भी बोझ बनकर साथ जा रहे हैं। बोझ? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? उसने प्रेगती वहां आते हुए बोली। असल में उसने सिर्फ इत्ती की आखिरी लाइन सुनी थी। इत्ती पहले ही चिढ़ चुकी थी। वो चिढ़ते हुए बोली, हाँ ये डिजर्व करते हैं। इत्ती पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे किसी का लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके घर वाले सिर्फ उसे सुनाते थे और आहार्य का सपोर्ट करते थे। उनकी नज़र में आहार्य बहुत परफेक्ट था और इत्ती, वो तो सिर्फ उनके परफेक्ट दामाद को परेशान करती थी, उससे बदतमीजी करती थी। लेकिन सिर्फ वही जानती थी ये इंसान कैसे उसे बात बात पर ट्रिक करता था, उसे परेशान करता था। यही नहीं, शायद कोई यकीन न करता। जब भी वो मायके जाने की बात करती तो मुंह फुलाकर बैठ जाता। आहार्य भी उसके पीछे चला गया। एक आलिशान होटल रूम के बेड पर इस वक्त एक अधेड़ उम्र के आदमी की बाहों में एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। दोनों की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, ब्लैंकेट भी बेड के नीचे पड़ा था। उस लड़की की आंखें खुली। उसने नजर घुमाकर उस अजीब से आदमी को देखा। उसे देखते ही उसे बेहद घिन आने लगीं। वो मन ही मन गुस्से से बोली,
वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस बुढ़े के साथ सोना पड़ा, याक। इन सब की वजह तुम हो, आई विल डिस्ट्रॉय यू। वो अभी सोच ही रही थी कि उसके बगल में लेटा आदमी जाग गया। वो उसे खींचकर उसके होंठों पर किस करने लगा। उसे लगा बस उसे उल्टी हो जाएगी, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। थोड़ी ही देर में वो आदमी उसके होंठों को छोड़ते हुए बोला, ऐश डार्लिंग, पहले तो बड़ा घमंड दिखाती थी, आज एक इनविटेशन के बदले मेरे साथ सो गई। तुम तो बड़ी सस्ती निकली। वो भद्दी तरीके से हंसा। ऐश्वर्या को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ठरकी बुढ़े, अगर तू मुझे वहां तक पहुंचाने का जरिया न होता तो मैं तुझ पर थूकती भी न। उसने बहुत मुश्किल से अपने होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल सजाते हुए कहा, मेरे पास इनविटेशन कब तक आ जाएगा? वो आदमी ऐश्वर्या के गालों को गंदी तरीके से छूते हुए बोला, मैं तो बताना ही भूल गया। इस पार्टी में सिलेक्टेड लोग जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इनविटेशन कार्ड बनाया गया है जिस पर सिंह कॉरपोरेशन के सीईओ का साइन और लीगल स्टैंप है। ये सुनकर ऐश्वर्या को खून खोल गया, यानी उसे बेवजह इस घटिया आदमी के साथ रात गुजारनी पड़ी। ऐश्वर्या को गुस्सा होते देख वो आदमी हंसकर उसके गाल मसलते हुए बोला, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। मैं हूं ना, तुम मेरी पार्टनर बनकर वहां जा सकती हो। वैसे तो मैं अपनी सेक्रेटरी को ले जाने वाला था, लेकिन तुम्हारी आगे वो क्या है? ये सुनकर ऐश्वर्या खुशी से बोली, सच में? उस आदमी ने सर हिलाया और उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, बस पार्टी होने तक तुम्हें मुझे हर रोज खुश करना होगा। ऐश्वर्या ने बेहद बुरे जहन के साथ उसके होंठों पर होंठ रख दिए। इस वक्त वो अपने प्लान को अंजाम देने के कुछ भी कर सकती थी। इस वक्त का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। आहार्य पैसेंजर सीट पर बैठा था। उसने अपने हाथ को मोड़कर कोहनी खिड़की से टिका रखी थी और अपनी 2 उंगली से अपने माथे को सहारा दिया था। चेहरे से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और नाखुश नजर आ रहा था। बैक सीट पर इत्ती और प्रेगती बैठे थे। इत्ती प्रेगती से कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी, लेकिन असल में इसका मकसद था प्रेगती का ध्यान भटकाना। आहार्य ने अपना फोन निकाला। अगले ही पल उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी कुछ टाइप करने लगी। सेंड करते ही उसने फ्रंट मिरर से पीछे की ओर देखा। उसी वक्त इत्ती का फोन वाइब्रेट हुआ। प्रेगती से बात करते हुए ही उसने अपना फोन चेक किया। थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती। कब से बोले जा रही हूं, हेडेक स्टार्ट हो गया है मुझे। आहार्य का ये मैसेज पढ़ते ही उसने एकदम से फ्रंट मिरर में देखा। उसी वक्त उसकी नजर आहार्य की नजरों से जा मिली। उसे 3 सेकंड तक गुस्से से देखने के बाद इत्ती ने उसे रिप्लाई दिया, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? अब क्या मेरी बातें आपके लिए हेडेक हैं? मैसेज सेंड कर उसने एक बार फिर जहर जैसा मुंह बनाकर उसे फ्रंट मिरर से देखा। आहार्य ने रिप्लाई दिया, हम फिलहाल हेडेक है क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही। इत्ती ने अब प्रेगती से बात करनी बंद कर दी थी। प्रेगती उसे बिजी देख खिड़की से बाहर देखने लगी। इत्ती ने जल्दी से जवाबी हमला किया, आप कहना चाहते हैं कि जब तक मैं आपसे बात करूं मेरी बातें स्वीट और जब दूसरों से करूं तो मेरी बातें हेडेक। आहार्य ने विद इन अ सेकंड में रिप्लाई दिया, सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी बातें एग्जेक्टल गैस करती हो। इत्ती ने उसका रिप्लाई पढ़ा तो उसकी दोनों आईब्रोज हैरानी से उठ गई। अगले ही पल आहार्य का एक और रिप्लाई आया, मिरर में तो देखो। इत्ती ने उसके पहले वाले मैसेज को टैग कर जवाब दिया, ओ रियली? शुक्र मनाइए कि अभी हम अकेले नहीं हैं, वरना जो स्टेटमेंट आपने दिया है न, मैं आपको रिप्लाई में अपना फोन फेंक कर मारती। इत्ती ने उसके दूसरे मैसेज को टैग किया, मिरर में आपकी शक्ल देखकर मुझे अपना खराब मूड और खराब नहीं करना। इसी के साथ उसके कई सारे एंग्री इमोजीज की बाढ़ लगा दी। हम अकेले नहीं हैं, इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम जानबूझकर पहले ही कार में आकर बैठ गई। मैंने कहा था न हम साथ जाएंगे। इतने से तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने ड्राइवर को कार ड्राइव करने का ऑर्डर दे दिया। आहार्य ने ये मैसेज सेंड किया, मगर अगले ही पल उसने देखा मैसेज जा ही नहीं रहा था। उसने 2-3 बार ट्राई किया। अचानक ही उसे कुछ समझ आया। इत्ती ने उसे ब्लॉक कर दिया। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से फ्रंट मिरर में देखा।
इत्ती फिर से प्रेक्ति से बात करने में बिजी थी। फिक्र इतना था वो बेहद धीरे धीरे बात कर रही थी, इतना कि आहार्य सुन भी नहीं सकता था। आहार्य ने तेज आवाज के साथ अपना फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। ड्राइवर और प्रेक्ति ने जल्दी से उसे देखा, लेकिन इत्ती वो वैसे ही टेढ़ी होकर बैठी थी, उसने आगे की ओर नजर तक नहीं घुमाई। ड्राइवर काफी पहले से आहार्य का खराब मूड फील कर पा रहा था, जिससे उसे ड्राइव करते वक्त एक प्रेशर फील हो रहा था। वो धीरे से बोला, एनी प्रॉब्लम सर? आहार्य ने बिना कुछ कहे चेहरा फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी इत्ती की आवाज आई, इग्नोर हिम। इनका मुंह ऐसे ही बना रहता है, आप ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, एक इंसान के चक्कर में बाकियों की जान खतरे में मत डालिए। जैसा कि उसने सोचा था, इग्नोर वर्ड सुनते ही आहार्य को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने दोबारा अपना फोन उठाया और उसे रैंडमली स्क्रॉल करने लगा, उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। इतनी बात तो प्रेक्ति से कर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान आहार्य पर भी था। ये इतनी देर से फोन में क्या कर रहे हैं? मैंने तो इन्हें ब्लॉक कर दिया। इत्ती फ्रंट मिरर में देखने लगी, उसे उम्मीद थी आहार्य भी जरूर देखेगा, आखिर इतनी देर से उसकी नजरें सिर्फ उस पर ही थी। काफी देर हो गई आहार्य सर झुकाए अपने फोन में बिजी था। ऐसा भी क्या कर रहे हैं? शायद कुछ ऑफिस का काम होगा, हाँ, उसने सोचकर तसल्ली कर ली। हैरान वो तब हुई जब आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। वो अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिल गया? नन्ही तब भी कहाँ ऐसे मुस्कुराते हैं। अब बस भी कीजिए। इतना भी क्या मुस्कुराना, कब से मुस्कुराए जा रहे हैं। जब उसे चैन नहीं आया तो वो ओना गाल साफ करते हुए बोली, अपना फोन दीजिए। आहार्य ने बिना फोन से नजर हटाए जवाब दिया, मैं काम कर रहा हूं। काम करते वक्त हंसता कौन है? उसने चिढ़कर सोचा। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। वो आगे की ओर झुकते हुए बोली। उसी वक्त आहार्य ने फोन पलटकर अपनी थाइज पर रख लिया, तुम्हारे पास अपना फोन है न? हाँ ठीक है, वो दांत पीसते हुए बोली, फिर सीधी होकर बैठ गई। अब मैं कभी इनका फोन टच भी नहीं करूंगी। टच करना तो दूर देखूंगी भी नहीं, न इन्हें कभी अनब्लॉक करूंगी। उसने फोन उठाया और गुस्से से आहार्य का नंबर ही डिलीट कर दिया। मौनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कल लाए शॉपिंग बैग्स को देखा, जिसे वो कल उसने यूं ही पटक दिया था, ये सोचकर कि वो कल सेट करेगी। वो एक एक कर सभी चीजों को खोल खोल कर देखकर उसे सही जगह सेट करने लगी। बस ये आखिरी बचा है, इसमें क्या है, सारा सामान तो हो गया ना। बोलते हुए उसने जैसे ही बैग से वो चीज निकाली, चौंक गई, ये कहाँ से आई? वो बेहद हैरानी से अपने हाथ में उस गुलाबी रंग की साड़ी को देखने लगी, जिसे कल वो खरीद नहीं पाई थी। उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, ये कहाँ से आई होगी। उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढा। फोन ऑन करते ही ऋतिक का मैसेज पॉप अप हुआ, मौनी जी, प्लीज आप उस साड़ी में अपनी पिक भेज सकती हैं, मैंने कभी आपको साड़ी में नहीं देखा। मौनी ने टाइम देखा, ये मैसेज कल रात का था। उसके पेट में तिलियां उड़ने लगीं। उसने साड़ी को कसकर हग करते हुए कहा, ये कितनी अच्छी फीलिंग है, जिसके लिए मैं एफर्ट्स देती थी, आज वो भी मेरे लिए एफर्ट्स दे रहा है। किसी ने सही हो कहा है, मेहनत का फल मीठा होता है। वो धीरे से हंस पड़ी, ये मीठा मीठा एहसास जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। सिरोही। इत्ती सबसे पहले कार से बाहर आई। अपने घर को देखकर वो बेहद इमोशन हो गई। वो लगभग भागते हुए जल्दी से अंदर आई। उसने ये सब इतनी जल्दी किया कि आहार्य बस देखता ही रह गया। मैन डोर पर खड़े होकर वो हंफते हुए तेज आवाज में बोली, आप सब मुझे मिस तो करते हैं ना? इस वक्त सब लिविंग हॉल में ही मौजूद थे। उन्हीं के इंतजार में प्रेक्ति ने सबको पहली ही इत्ती और आहार्य के बारे में बता दिया था। इत्ती एक एक कर सबसे मिली। वो बेहद इमोशन फील कर रही थी। उसे देखकर सभी इमोशन हो गए थे। भवानी सिंह जी अपनी बूढ़ी सी आवाज में बोले, हम सब आपको बहुत याद करते हैं, आप ही नहीं करती, देखिए कितने दिनों बाद मिलने आई हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत बहुत मिस करती हूँ।
बोलकर इत्ती उनके गले लग गई। वो धीमे से इमोशन होकर बोली, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? भवानी सिंह की उसके बालों को सहलाते हुए हंसकर बोले, बीमार नहीं, बूढ़ा हो चुका हूं। इसलिए कहता हूं मुझसे मिलने आती रहा करो, क्या पता कब चला जाऊं। इत्ती उनसे दूर हुई, फिर उनके बूढ़े हाथों को प्यार से सहलाते हुए उन्हें डांटकर बोली, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अभी आप बस वीक हो गए हैं, क्योंकि ये सब आपका ख्याल नहीं रखते। इत्ती ने उनके झुर्रियों से भरे गालों को खींचा, एक मैं ही हूं जिसे आपकी फिक्र है। तुम अपनी फिक्र कर लो, वही बड़ी बात है। अपनी मांसा की आवाज सुनकर इत्ती उनके पास जाने लगी। वो उनके गले मिलती तभी मेघा जी सामने देखते हुए बोली, जमाई सा। इत्ती को इग्नोर कर वो डोर की तरफ चली गई। भवानी सिंह जी को छोड़कर बाकी सब भी उनके पीछे चले गए। इत्ती ने देखा उसके घर वाले आहार्य का कितनी खुशी से वेलकम कर रहे थे। सबने मुझे इग्नोर कर दिया? इस घर में मेरी कोई इज्जत है भी या नहीं? उसकी धीमी कही बात भवानी सिंह जी में सुनी तो हंसते हुए बोले, एक मैं ही हूं जिसे अपनी राजकुमारी की फिक्र है। हाँ दादा सा, देखिए ये लोग कैसे अपनी सगी बेटी को इग्नोर कर अपने सगे दामाद को इम्पोर्टेंस से रहे हैं। वो उन्हीं के पास बैठ गई। मेघा जी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, जमाई सा आप अंदर तो आइए। कुछ देर बाद आहार्य सोफे पर बैठा था और इत्ती की माँ और दादी सा उसे कुछ न कुछ खाने के लिए बोल रहे थे। प्रेक्ति आते ही शिवाय के पास चली गई थी, वरना वो भी मेघा जी और सौदामिनी जी के साथ लगी होती। इत्ती और आहार्य आमने सामने सोफे पर बैठे थे। इत्ती को आहार्य को देख देख कर बहुत जलन हो रही थी, कैसे वो उसकी सारी लाइमलाइट ले गया। उसके आते ही सब उसे तो भूल ही गए थे। मेघा जी एक मिठाई का पीस आहार्य के आगे करते हुए बोली, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? कुछ ही देर में उन्होंने आहार्य को 4 मिठाई के पीसेज खिला दिए थे। आहार्य मना भी नहीं कर पा रहा था, जबकि उसे मीठा जरा भी नहीं पसंद था। साथ ही उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो क्या ही करता। खाइए न। हम्म कहकर आहार्य ने वो मिठाई का पीस लिया और बेमन से खा लिया। हाँ हाँ, सब इन्हें ही ठुसा दीजिए। इत्ती ने आहार्य के चेहरे घूरते हुए सोचा, जो नीचे की तरफ देख रहा था। एक्टिंग तो देखो, जैसे इनसे शरीफ कोई है ही नहीं। आहार्य ने धीरे से नजरें उठाकर इत्ती को देखा, वैसे ही इत्ती ने नजरें फेर लीं। शायद आहार्य उससे कुछ कहना चाहता थी। मेघा जी उससे कोई न कोई बात कर रही थी, जिसका जवाब वो हान में दे रहा था। आहार्य को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे आदत नहीं थी इतने लोगों की, लेकिन वो क्या ही करता। बर्दाश्त के सिवा इससे इत्ती को ही दुख होता। उसने एक बार फिर इत्ती को देखा। इत्तेफाक से इत्ती ने भी उसी वक्त उसकी ओर देखा। आहार्य ने उसे इशारा से कुछ कहा। इत्ती कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। अचानक ही उसे क्लिक किया। आहार्य को ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना पसंद नहीं था। वो तो कभी अपनी फैमिली के साथ डिनर तक नहीं करता था। इत्ती ही कभी उसे सबके साथ खाने को मना ले तो अलग बात थी। वो जो भी करता सिर्फ इत्ती के साथ, उसी के लिए। सिर्फ इत्ती के साथ ही वो ज्यादा बोलता था, हंसता था। इत्ती की उसका ये रवैया पसंद नहीं था। बाद में आहार्य ने उसे बताया था कि उसे फैमिली एंजाइटी है। इत्ती को तब बेहद हैरानी हुई थी, ऐसा भी कुछ होता है। वो और जानना चाहती थी, लेकिन आहार्य ने उसे पहले ही कह दिया था, अभी उसके लिए इतना जानना ही काफी है। वक्त आने पर वो उसे सब बता देगा। पहली बार सिर्फ उसके लिए ही न जाने क्या सोचकर इत्ती ने किसी बात पर सब्र किया था। इत्ती ने उसे देखा, वो खड़ी हुई। आहार्य को लगा वो उसकी मदद करेगी। उसे गलत साबित कर इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं भाई सा से मिलकर आती हूँ। मेघा जी और सौदामिनी जी ने तो जैसे सुना ही नहीं। वो तो बस अपने दामाद में ही उलझे थे। ये देख इत्ती झुलस गई। अच्छा हुआ इनके साथ। वेरी गुड मासा दादी सा खिला खिलाकर इनके एब्स का फैमिली पैक बना दीजिए। इससे मेरा ही फायदा होगा। इत्ती शिवाय के रूम में जा ही रही थी कि उसे बीच सीढ़ी पर ही प्रेगती मिल गई।
भाभी सा भाई सा ठीक तो है न? इत्ती ने बीच में ही रुकते हुए पूछा। उसका सवाल सुन प्रेगती का खराब मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसे याद आया कैसे जब वो रूम में गई थी तो शिवाय ने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की थी कि वो कितना बीमार था। उसकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग में बदलते देख प्रेगती को फौरन समझ आ गया कि ये उसका नाटक था। आखिर उसने शिवाय के साथ इतना वक्त जो गुजारा था, फिर क्या अच्छा खासा सुना कर आ रही थी वो शिवाय को। यही सब सोचकर वो इत्ती का हाथ पकड़कर उसे वापस नीचे ले जाते हुए बोली, बहुत बीमार हैं वो इतने कि उन्हें आइसोलेशन की जरूरत है। बेहतर है उन्हें आइसोलेट ही रहने दो। इत्ती को तो उसकी बात जरा भी समझ नहीं आई। प्रेगती उसे लिविंग हॉल दोबारा ले आई। अभी भी वहां सभी बैठे थे, बस आहार्य अब नहीं था। प्रेगती मेघा जी से बोली, जमाई सा कहाँ गए? उन्हें एक कॉल आ गई थी। चलो हम आज अपने हाथों से खाना बनाएंगे। मेघा जी सोफे से खड़े होते हुए बोली। उनके उठते ही इत्ती सोफे पर पसर कर बैठ गईं। उसे बैठते देख मेघा जी उसे घूरते हुए बोली, तुम क्यों बैठ गई? क्या मतलब अब क्या मुझे बैठने के लिए भी परमिशन लेनी होगी? वो खड़ी हुई फिर जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं? मेघा जी की छोर सब जोर जोर से हंसने लगी। काफी दिनों बाद उनके घर पर रौनक थी, सिर्फ उसके आने से। मेघा जी हमेशा की तरह चिढ़कर बोली, बकवास बंद करो। मेरा मतलब था कि तुम भी चलो हमारे साथ। इत्ती फिर से सोफे पास बैठते हुए बोली, मैं क्यों चलूं? आप जानती हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैं मेहमान हूं। मेघा जी उसकी ज़बान दराजी से चिढ़ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, अपनी माँ से तमीज से बात किया करो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तभी लेकर जा रही हूं ताकि तुम कुछ सीख सको। हद है। मैंने तो सुना है मायके में आकर लड़कियां को पैम्परिंग मिलती है। यहाँ तो मुझ पर जुल्म हो रहा है। मैं जा रही हूँ, वहां मुझे एक काम नहीं करना पड़ता। मेघा जी में उसकी एक न सुनी और उसे खींचते हुए ले गई। भवानी सिंह जी का मजबूत दिल भी भर आया। वो अपने बेटे को देखते हुए बोले, उसके आने भर से जैसे खुशियां आ गई। बेटियां होती ही ऐसी हैं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। शिवराज सिंह जी को भी यही लगता था। वो तो खुद इत्ती की इतनी जल्दी शादी लिए राजी नहीं थे। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, जो किस्मत में लिखा था हो गया, शुक्र है वो खुश हैं। भवानी सिंह जी सर हिलाते हुए बोले, हम वो तो हैं, खैर हम उन्हें कुछ महीने रोक लेंगे। उन लोगों से कह देंगे कि कीर्ति की शादी के लिए वो यहीं रुकेगी। दोनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करने लगे। आहार्य जो कॉल अटेंड कर आया ही था, उसने उनकी बातें सुनी तो उसकी पकड़ फोन पर कस गई। मैं उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता और ये लोग उसे मुझसे महीनों दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी नाराज हैं, जरूर कुछ बेवकूफ़ी करेगी। आहार्य सोफे पर आकर बैठ गया। किचन में मेघा जी, प्रेगती और रोहिणी सिंह जी खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इत्ती प्लेटफॉर्म पर बैठी अपना फोन चला रही थी। तुम बताओ उन्हें क्या पसंद है? इत्ती ने फोन ऑफ किया, फिर उन्हें जवाब देते हुए बोली, और मेरी पसंद का क्या? अब आपका बहुत हो रहा है, मैं आपकी ही बेटी हूं ना? मेघा जी उसके सामने आते हुए बोली, हाँ। मैं तुम्हारी माँ हूं और इस लिहाज से तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इतनी बदतमीज कैसे हो। इसमें समझना क्या, आपकी बेटी हूं तभी ऐसी हूं। अच्छा तो तुम सुधार जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे ऐसे न हों। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो जल्दी से इत्ती का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुमने टेस्ट किया था ना? क्या रिजल्ट आया? इत्ती गुस्से से प्रेगती को देखने लगीं। मेघा जी उसका मुंह अपनी ओर करते हुए बोली, उसे मत देखो, उसने कुछ नहीं बताया। मैं उसके पर्स में कुछ रख रही थी तो मैंने किट देखी। अब जल्दी बताओ। इत्ती को तो इस वक्त हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो अपने चेहरे से उनका हाथ हटाकर चिढ़कर बोली, आप मुझसे ये सब मत पूछिए। मुझे अजीब लग रहा है। बेवकूफ लड़की। तुम जल्दी बताओ, देखो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट, कहकर वो इधर उधर देखने लगीं।
ये सुनकर मेघा जी को सुकून की सांस आई। वो इत्ती का हाथ दबाते हुए बोली, चलो शुक्र है। मैं तो डर ही गई थी। इत्ती हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्यों? क्यों क्या? तुम कितनी छोटी हो, अभी से तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स होती। मैं तुम्हारे बाबा सा से बात करूंगी, वो जमाई सा से बात करेंगे कि अभी तुम इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो। इत्ती उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए तेज आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं। उनसे ये सब बिल्कुल मत कहना, वो खुद बहुत समझदार हैं, और आप लोग ऐसे उनसे कहोगे तो कितना ऑकवर्ड होगा उनके लिए। प्रेगती धीरे से हंसते हुए बोली, हाँ माँ, वो ठीक कह रही हैं। मेघा जी न चाहते हुए भी मान गई। अच्छा बताओ उन्हें क्या पसंद है? उन्होंने फिर सवाल किया तो इत्ती उन्हें नाराजगी से देखने लगीं। तुम्हारी पसंद हमें ऑलरेडी पता है, ऐसे मुंह न बनाओ। इत्ती फिर से अपना फोन ऑन करते हुए बोली, अम्मम ऐसा कुछ खास नहीं, वो सब खा लेते हैं, बस वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। सब मिलकर खाना बना रहे थे। इत्ती बस बैठी अपना फोन चलाते हुए उनसे बात कर रही थी। मेघा जी उससे कोई न कोई सवाल कर रही थी, जिसका जवाब वो दे रही थी। मेघा जी उसे कई सारी नसीहतें भी दे रही थी। अच्छा, कोई तुम्हें परेशान करे तो हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त बता देना। हाँ मासा, आप कॉल पर भी यही बात कहती हैं, मैं उसी वक्त जवाब दे देती हूँ। हम्मम बिल्कुल सही करती हो, सफा मत करना। प्रेगती और सौदामिनी की काम करते हुए दोनों को देख देख कर स्माइल कर रही थी। मेघा जी हमेशा इत्ती को डांटती रहती थी, इत्ती भी हमेशा उन्हें उल्टे जवाब देती थी। उनका रिश्ता एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह था। मेघा जी शुरू से जब तक इत्ती से सब शेयर नहीं कर लेती उन्हें सुकून नहीं आता था। उसकी विदाई के बाद 3 दिन तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो हर पल उसे याद करके रोती रहती थी। उस वक्त वो भवानी सिंह जी से बेहद नाराज हो गई थी कि उन्होंने उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी। अब भी इत्ती से कॉल पर बात करते वक्त वो उसे किसी न किसी बात पर डांटती, लेकिन कॉल काट होते ही उसे याद कर रोने लगती। तुम जमाई सा को ज्यादा परेशान तो नहीं करती? इत्ती ने फोन से नजरें उठाकर उन्हें घूरते हुए कहा। हाँ, उनकी बात आते ही आप कितनी ब्याइस्ट हो गई। वो जितना शरीफ बन रहे हैं उतने हैं नहीं। उनका काम है बस मुझसे लड़ाई करना, मुझे लेक्चर देना, मुझे डांटना, मुझे ट्रिक करना। मुझे तो लगता है वो आपसे ही क्लासेस लेते हैं। ऐसे ही आज काफी दिनों के बाद वो मिलकर दुनिया जहां की बातें कर रहे थे। सबने नोटिस किया, इत्ती के जिक्र में ज्यादातर आहार्य का जिक्र था, शायद उसे खुद ही ख्याल नहीं था। सबने गौर किया, उसका जिक्र करते हुए उसके चेहरे की रंगत अलग ही थी। खाना ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया था। तुमने सीखा न सब कैसे बनाते हैं? मेघा जी इत्ती को देखते हुए बोली। इत्ती ने तो देखा भी नहीं था, तब से उसका पूरा ध्यान बातों में या बीच बीच में अपने फोन में था। अगर न कहा तो मासा का क्या भरोसा इसी वक्त मुझसे खाना न बनवाने लगें। यही सोचकर वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हम्मम देखा मैंने, मैं घर जाते ही ट्राई करूंगी। मेघा जी ने सैटिस्फैक्शन से सर हिलाया। वो सब्जी को एक बर्तन में निकालते हुए बोली, अब तुम आई हो तो कुछ दिन रुक जाना। उनकी इस बात का इत्ती ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ सा आप जाइए, सब हो गया। प्रेगती बेटा तुम भी जाकर रेस्ट करो, अभी तुम इतने लंबे सफर से आई हो। प्रेगती कुछ कहने वाली थी, लेकिन मेघा जी का इशारा समझ वो रोहिणी जो को वहां से ले जाते हुए बोली, हाँ दादी सा चलिए आप रेस्ट कीजिए। अब किचन में सिर्फ इत्ती और मेघा जी थे। अब तुम ये अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकत छोड़ दो, बी मैच्योर। वो सीरियस टोन में इत्ती के हाथ से फोन छीनते हुए बोली। मैंने कौन सी बेवकूफ़ी की? मेघा जी ने उसका हाथ पकड़ा और टेंशन तो कुछ हल्के गुस्से से बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी वो चाची सास आई थी लास्ट वीक। इत्ती हैरानी हो गई, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल होते हुए बोली, तो क्या हुआ? दी से मिलने आई होंगी, आखिर उनकी बहू हैं। हाँ आई तो उसी लिए थी, लेकिन बातों ही बातों में वो तुम्हें टारगेट कर रही थी कि तुम पूरा दिन रूम में रहती हो, तुम्हें अपने पति के अलावा बाकी घर से कोई मतलब नहीं। मेरा दिल कर रहा था कि गार्डस से कहकर बाहर फिकवा दूं। ऐसे कैसे मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोल सकती है?
वो गुस्से से बोली। इत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपनी माँ सा का गुस्सा देख उसे बेहद हंसी आ रही थी। वो भी बिल्कुल उन पर गई थी। वो उनके गाल खींचते हुए बोली, अच्छा तो आपने सब्र तो नहीं किया होगा? आपकी ये बर्दाश्त न करने वाली आदत मुझे विरासत में जो मिली है। ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया। मैंने भी इनडायरेक्टली खूब टॉन्ट कसा, ऐसे कैसे चुप रहती। उनकी बात सुन इत्ती जोर जोर से हंसने लगीं। अच्छा हंसो मत, आई एम सीरियस। तुम्हें पता है, जब से वो आई थी उसके बाद से दोनों माँ बेटी का बिहेवियर बदला हुआ है। उनकी घुमा फिरा कर कहीं बात इत्ती को समझ नहीं आई। माँ सा क्लियरली बताइए न। मेघा जी थोड़ा फ्रस्ट होते हुए बोली, अब तुम भी सबकी तरह ये मत कहना कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। एटलीस्ट तुम तो मुझे समझो। हाँ, आप बताइए न, मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है। मेघा जी ने उसके सर पर मारा, इतना जल्दी गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? जरा भी सब्र नहीं। आहा, मैंने कब गुस्सा किया? बस सबको लगता है मैं गुस्सा हो जाती हूँ, हद है। वो चिढ़ गई। आहार्य भी बस यही कहता रहता था कि वो गुस्सा क्यों कर रही है। वो सबको कैसे समझाए वो गुस्सा नहीं है। वो फिर सबके ये कहने पर कि वो गुस्सा क्यों कर रही है, वो गुस्सा न भी हो तब भी हो जाती थी। खैर छोड़ो। देखो कीर्ति पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब उसका बिहेवियर अजीब हो गया है। आई थिंक डोंट नो, शायद उसकी सास ने उससे कुछ कहा, किया, पता नहीं। तुम्हारा जिक्र आते ही अब वो काफी जेलस साउंड करती है। दैट्स नॉर्मल, तुम्हारे रिश्ते बदल गए हैं। अब वो तुम्हारी देवरानी बन गई है। तुम समझ रही हो ना? इतनी बेवकूफ नहीं थी वो, उनकी हिचक समझ गई। वो कहना चाहती थी कि सारा बिजनेस आहार्य संभालता है, इसलिए कीर्ति को उससे जेलसी है। वजह साफ है आकाश। फिर भी इत्ती को ये सब बेतुका लगा। उसे यकीन था अपनी कीर्ति दी पर, आखिर वो उसकी बहन थी, उसने बचपन गुजारा था। माँ सा आप ज्यादा सोच। उसने इतना ही कहा था कि मेघा जी गुस्से से बोली, हाँ। अब तुम भी यही कहो अपने बाप, भाई, भाभी की तरह कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। नहीं, ये कह दो कि मैं ही वैम्प हूँ। इत्ती की बोलती बंद हो गई। उसे लगा कि अगर उसने कुछ भी कहा तो कहीं माँ सा उसे मारने न लगे। इस गुस्से से वो वाकिफ थी, उसका ही गुस्सा था ये। अपने गुस्से में वो कुछ न देखती थी न सोचती। मेघा जी उससे दूर होकर अपना काम करने लगी। वो रोते हुए खुद से बातें, या यूं कहो कि इत्ती को सुना भी रही थी। हद है, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। क्या करूँ मैं? अब क्या अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं कर सकती? नहीं हूँ मैं महान? ज्यादा सोच लेती हूँ। हाँ, मैं ही गलत हूँ। माफी मांग लूंगी मैं कीर्ति और दीदी से। वो तेज तेज आवाज के साथ बर्तन इधर उधर रख रही थी। इत्ती प्लेटफॉर्म से उतरी और उनके पास जाकर उन्हें पीछे से हाक करते हुए बोली, आप रोइए मत न प्लीज। मैं ख्याल रखूंगी और सब मैच्योरली हैंडल करूंगी। इतना सुनते ही मेघा जी जल्दी से उसकी तरफ पलटकर उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए खुशी से बोली, हाँ, कुछ भी हो सबसे पहले अपनी माँ को बताना, ठीक है न? इत्ती को कोई हैरानी नहीं हुई कि पल भर में उनके आंसू कैसे गायब हो गए। मेघा जी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी हर वक्त कितनी फिक्र लगी रहती है। मैं हर वक्त तुम्हें याद करती हूँ। इत्ती की आंखों में आंसू आ गए। आई लव यू मासा, मुझे भी आपको बहुत ज्यादा याद आती है। लव यू टू मेरा बच्चा। वो इत्ती को खुद से थोड़ा दूर कर उसे घूरते हुए बोली, झूठ मत बोलो, तुम कभी एक बार मैं कॉल तो उठाती नहीं। इत्ती नजरें बचाने लगीं। मेघा जी उसकी हरकत पर उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम अभी भी फोन साइलेंट रखती हो ना? कितनी बार कहा है तुम्हें, अपनी बेकार सी आदतें छोड़ दो। वो उसे डांटने लगी। इत्ती चिढ़कर बोली, 2 मिनट प्यार और 2 घंटे की डांट, कितनी पार्शियल हैं आप? मैं पार्शियल नहीं हूं। तुम ही प्यार के लायक नहीं। बेगैरत औलाद, पता नहीं कहाँ बैठी थी मेरे लिए। वो गुस्से से किचन से चली गई। क्या मतलब कहाँ बैठी थी? मैं नहीं, आप लोग मेरे इंतजार में बैठे थे। आप लोगों ने बुलाया था मुझे।
वरना मैं तो किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना चाहती थी। इत्ती भी बड़बड़ाते हुए उनके पीछे चली गई। इत्ती हॉल में आई, वहां आहार्य नहीं था। उसे इधर उधर देखता पाकर भवानी सिंह जी बोले, जमाई सा शिवाय के साथ टेरेस पर हैं। ये सुनकर इत्ती अंदर ही अंदर हड़बड़ा गई। इन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, क्या पता कब किस बात पर लड़ने लग जाए। मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। मेघा जी इत्ती साथ जाते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। वेट, मैं भी आती हूँ। ये शिवाय भी न इतनी धूप है, इस वक्त उन्हें ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी। प्रेगती भी उनके साथ चल दी। टेरेस पर काफी धूप थी। आहार्य दीवार से टिक कर खड़ा था और शिवाय उससे थोड़ी ही दूरी पर झूले की रोड से टिक कर खड़ा था। दोनों बस एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे को टॉन्ट कस रहे थे। तुम्हारी वजह से प्रेगती मुझसे नाराज हो गई। मेरा सच में मन कर रहा है मैं तुम्हें धक्का दे दूं। वो झुंझलाहट से बोला। आहार्य ने सर घुमाकर पीछे देखा। पैलेस काफी ऊंचा था और उस वक्त तो वो टॉप फ्लोर पर थे। फिर वो शिवाय को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो इसी प्लानिंग के तहत तुम मुझे यहाँ लाए हो। वही मैं सोच रहा था, मेरे साले साहब को मुझसे इतना तो प्यार नहीं है, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के मुझे यहाँ लाए होंगे। प्यार जैसी जीजा जी की हरकतें भी होनी चाहिए। वेल, आइडिया बुरा भी नहीं है, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर तुम मरे तो मेरी बहन का तुमसे पीछा भी छूट जाएगा। उसने एक कदम बढ़ाया। हम कोशिश कर लो। अगर मैं मर भी गया तब भी वो मेरी ही विडो बनेगी जैसे अभी मेरी वाइफ है। उसके जवाब से शिवाय चिढ़ गया। आहार्य की नज़र सामने गेट से आ रही इत्ती और बाकी सब पर गई जो उसमें से कुछ दूरी पर बातें करते हुए आ रही थी। टेरेस काफी बड़ा था और शिवाय और आहार्य एकदम दूसरी तरफ कोने में खड़े थे। उनकी बातों की आवाज उन तक नहीं आ रही थी और शिवाय तो उनकी तरफ पीठ होने की वजह से उन्हें देख भी नहीं पाया था। आहार्य एक कदम आगे और शिवाय का मजाक उड़ाते हुए बोला, अगर मैं बच गया तो सोचो वो मेरी कितनी केयर करेगी। मुझसे और ज्यादा प्यार करेगी, और तुमसे नफरत वैसे अभी भी वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी याद तो मैं उसे आने ही नहीं देता। बाय द वे, तुम्हारा कॉल वो इसीलिए रिसीव नहीं करती क्योंकि मैंने उसके फ़ोन में तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है और तुम्हारा नाम रोंगली सेव कर दिया है। तुम तो जानते हो न, उसे नंबर्स याद नहीं रहते। वो उसकी कॉलर ठीक करते हुए धीरे धीरे उससे कह रहा था, जैसा कि उसने सोचा था। उसकी बातों ने शिवाय को उसकी हद तक प्रोवोक कर दिया। उसने जोर से आहार्य के चेहरे पर पंच किया। आहार्य चाहता तो आसानी से रोक लेता, लेकिन चाहता तो वो कुछ और ही था। वो एक कदम पीछे हो गया तो शिवाय ने उसे एक और पंच किया, जिसे भी उसने आसानी से खा लिया, जिससे वो दीवार पर झुक गया। भाई! सबने दूर से ये सब देखा। इत्ती भागते हुए सबसे पहले वहां आई। शिवाय, प्रेगती और मेघा जी भी उसके पीछे। उन लोगों ने बस दूर से शिवाय को आहार्य को मारते हुए देखा था। इत्ती आहार्य के पास आई और उसका बाजू पकड़ते हुए बोली, आप ठीक हैं? प्रेगती और मेघा जी भी शिवाय के पास से गुजरते हुए आहार्य की फिक्र करने लगीं। उसने आहार्य का चेहरा देखा, उसके होंठों से खून आ रहे थे। आपको तो ब्लीडिंग हो रही है। उसकी आंखें नम हो गई। आहार्य उसके चेहरे को छूते हुए बोला, मैं ठीक हूं। प्लीज डोंट क्राई। इत्ती ने रेलिंग से नीचे देखा। उसे वो मंजर याद आया जब आहार्य रेलिंग पर झुका था। अगर उसका पैर फिसल जाता तो वो गिर जाता तो? वो सोच भी नहीं पा रही थी। वो आहार्य का हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में लेते हुए रोने लगीं। देखो बेटा, वो ठीक है, तुम रो मत। माँ सा वो ठीक कहाँ है? उन्हें खून आ रहा है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? वो रोते हुए एक नज़र उन्हें देख आहार्य के चेहरे को देखने लगी। उसने आहार्य का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे हल्की भी पकड़ ढीली हुई तो वो नीचे गिर जाएगा। इस बीच शिवाय एकदम खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। वो सब समझ गया था। इस पल उसे आहार्य पर इतना गुस्सा आ रहा था कि सच में उसे नीचे धक्का दे दे।
इसके जितना चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कितना शातिर है ये, जानबूझकर इसने मुझे उकसाया ताकि मैं इस पर हाथ उठाऊं और सबकी नजरों में बुरा बन जाऊं। इत्ती की नजर शिवाय पर पड़ी। वो उस पर भड़कते हुए बोली, आई नो आप उन्हें पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं आप उनके साथ ऐसा करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो गिर जाते, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। सब शिवाय को गुस्से से देख रहे थे, सिवाय आहार्य के। वो इत्ती के पीछे खड़ा था। उसने शिवाय को एक इविल स्माइल पास की। उसी वक्त शिवाय ने उसे देखा तो चिढ़कर बोला, अपने बेचारे पति की जरा शक्ल देखो। इत्ती ने सर घुमाया। अगले ही पल आहार्य ने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए। वो अपने होंठों को छूते हुए बोला, मेरा फेस बिगड़ गया है। अब क्या मैं तुम्हें पहले की तरह हैंडसम नहीं लगूंगा? ये सब कहते हुए वो बेहद मासूम लग रहा था। मेघा जी और प्रेगती का दिल भर आया। अब वो और ज्यादा गुस्से से शिवाय को देखने लगी। इत्ती ने उसकी चोट देखी तो उसे शिवाय और ज्यादा गुस्सा आने लगा। भाई सा देखिए इन्हें कितनी लग गई। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए वो रुआसी हो गई। शिवाय वैसे ही काफी फ्रस्ट्रेटेड था। पहले तो उसकी वाइफ उससे दूर कर दी गई, फिर नाराज हो गई, और अब उसकी बहन, माँ और वाइफ और ज्यादा नाराज हो गई, सिर्फ उसके इस शातिर जीजा की वजह से। वो चिढ़कर बोला, इतनी भी नहीं लगी, इसे तो असर भी नहीं हुआ होगा। शिवाय, भाई सा। तीनों एक साथ चीखे कि शिवाय एक पल चुप हो गया। उसने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी आहार्य ने बीच में कहा, इट्स ओके, गलती मेरी थी। मैं बस शिवाय को समझा रहा था, उसे ऐसे बीमारी का नाटक नहीं करना चाहिए था। तुम कितनी परेशान हो गई थी, मुझे नहीं पता था शिवाय इस हद तक ऑफेंड हो जाएगा। आई थिंक इट्स माई फॉल्ट, मुझे उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। उसने इत्ती के चेहरे को देखते हुए आगे कहा, बट मैं अपनी वाइफ को सैड होते नहीं देख सकता। उसने इत्ती के चेहरे को देखते हुए आगे कहा, बट मैं अपनी वाइफ को सैड होते नहीं देख सकता। कितना चालबाज है ये। शिवाय मन ही मन चिढ़ गया। इत्ती ने कुछ पल शिवाय को घूरा और आहार्य हाथ पकड़कर वहां से ले गई। उनके जाते ही प्रेगती शिवाय पर भड़कते हुए बोली, शिवाय मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मेघा जी शिवाय को घूरते हुए प्रेगती की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। कुछ पल उसे गुस्से से घूर कर दोनों वहां से चली गईं। अब बस शिवाय ही अकेला वहां खड़ा था। उसने गुस्से से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, उम्मीद तो मुझे भी खुद से इस बेवकूफी की नहीं थी। मैं कैसे उसके ट्रैप में फंस गया। इत्ती आहार्य को अपने रूम में लेकर आई और उसे बेड पर बैठाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगीं। ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे रो भी रही थी। आहार्य ने उसे हल्का सा खींचकर अपनी गोद में बैठाया और उसके गाल को चूमते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो, मैं ठीक हूं। इत्ती ने कॉटन से उसकी चोट पर जोर से प्रेस किया। आहार्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? बहुत शौक है न आपको फालतू के स्टंट्स करने का। मैं क्या आपको बेवकूफ लगती हूँ? अच्छे से जानती हूँ मैं आपको, ये सब आपने जानबूझकर किया ना। गुस्से से कहकर वो उसकी गोद से उठ गई। जब तुम सब समझ ही गई थी तो रो क्यों रही थी? आहार्य ने उसका हाथ पकड़ना चाहा जिसे इत्ती ने झटक दिया। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि आपकी इस स्टूपिड हरकत के चक्कर में आपका पैर स्लिप हो जाता तो। वो 2-3 कदम दूर जाकर अपना चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। आहार्य बेड से उठा और उसे पीछे से हग करते हुए उसके बालों पर किस करते हुए मनाने के अंदाज में बोला, अगर मैं बच जाता तो तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर कर। और अगर उसने अभी इतना ही कहा था कि इत्ती ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा। अच्छा है, गिर जाते, फिर आप जैसे डिफेक्टिव पीस को मैं तो बिल्कुल नहीं रखने वाली थी। मैं अपने लिए कोई नया ढूंढ लेती। बकवास मत करो। इत्ती हल्का सर घुमाकर उसे घूरते हुए बोली, ओह रियली? आप बकवास हरकतें करें और मैं बकवास बात भी न करूं। आहार्य बार बार उसके चेहरे पर जहां तहां किस करते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी। ऐसे इरिटेटिंग साले के साथ ऐसे ही डील करना पड़ता है। इत्ती उस पर चिल्लाते हुए बोली, ज्यादा मत बोलिए, ठीक है?
आप ऐसे मेरे भाई सा के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, मुझे बस उन पर गुस्सा आया था कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उनके बारे में कुछ भी सुन लूं। इरिटेटिंग तो आप हैं। अब मुझे इरिटेट मत कीजिए। उसके हाथ अपनी कमर से हटाकर इत्ती बेड पर बैठते हुए बोली, आप अब जाइए यहाँ से। मैंने पता किया है, कल आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, ठीक है, चलते हैं। आहार्य ने कदम बढ़ाया तो इत्ती उसे घूरते हुए बोली, क्या चलते हैं? मैं नहीं, सिर्फ आप जा रहे हैं, और अभी इसी वक्त। आहार्य उसके करीब बेड पर बैठते हुए बोला, और तुम? मैं अब नेक्स्ट वीक आऊंगी। आहार्य जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब अब अपने घर रुकने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? आहार्य उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए सॉफ्टली बोला, नहीं, तुम क्यों परमिशन लोगी? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चलो। तुमने प्रॉमिस किया था न कि तुम मेरे साथ ही आओगी। इत्ती ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसका ऐसा बिहेवियर देख आहार्य उसका गाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए गुस्से से बोला, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? हर बार तुम ऐसे ही अपने प्रॉमिसेस तोड़ देती हो। आहार्य ने उसका गाल दबाया जिससे इत्ती के होंठ किसी जेली फिश की तरह बाहर आ गए। आहार्य ने देखा तो जल्दी से उसके होंठों पर किस करके पीछे हट गया। इत्ती उसे घूरने लगी, अभी तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। हाँ, तब गुस्सा आ रहा था तुम पर, लेकिन फिर तुम्हें देखते ही मेरा गुस्सा गायब हो गया। सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, वो इत्ती के उंगलियों से खेलते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती के चेहरे की रौनक बदल गई। आहार्य ने देखा तो उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब तुमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। इत्ती उसके कंधे पर सर रखते हुए धीमे से मुस्कुराने लगी, हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छे से जानते हैं न? आहार्य ने उसका सर अपने कंधे से हटाकर उसे खुद से दूर कर दिया। आहा, ये क्या किया आपने? इत्ती चिढ़ गई। जल्दी बताओ, क्या प्लानिंग की है तुमने? वो नाराजगी से बोला। पहले इसका जवाब दीजिए। आपने मुझे दूर क्यों किया? अब कभी मेरे पास आए तो मैं भी आपको ऐसे ही धक्का दूंगी, वो अजीब से चेहरे के साथ बोली। ठीक है। उसके जवाब ने इत्ती आंख और मुंह खोले उसे देखने लगीं। अब बताओगी? वो इरिटेट होते हुए बोला। इत्ती बेड से उठकर उसके सामने आई, उसकी गर्दन पर हाथ डालकर वो उस पर झुक गई। आहार्य उसे देखने लगा। अब जल्दी से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आहार्य कुछ कहता उससे पहले ही उसने आगे कहा, मुझे ट्रिक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं ऑलरेडी इस बारे में पहले ही पता कर चुकी हूँ। वो धीरे धीरे उसके कंधे पर अपने हाथ चला रही थी। एक वक्त पर उसका अंदाज और लहजा एकदम संजीदा हो गया। पूछो। आपने कॉलेज जो मेरे पीछे जासूस लगाया है, वो कौन है? वो उसके चेहरे के नजदीक जाते हुए बोली। आहार्य ने उसे आहिस्ता से अपने नजदीक किया, तुम्हें पता लगाने में कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग गया। हाँ, लग गया, अब जल्दी बताइए। अगर आपने झूठ बोला न तो देखना मैं 1 साल तक यहीं रुक जाऊंगी, वो उसे धमकी देते हुए बोली। आहार्य ने जल्दी से कहा, वो तुम्हारी फ्रेंड आंचल? राइट। आहार्य ने सर हिलाया और उसके रिएक्शंस पर गौर किया। जैसा उसने सोचा था, इत्ती को गुस्सा आ रहा था। आहार्य उसे अपने एक पैर पर बैठाते हुए बोला, मैंने कभी उससे खुद से बात नहीं की। हमेशा ऋतिक ही करता था, सच में, ट्रस्ट में। मुझे पता है, मेरी वाइफ को मेरा किसी लड़की से बात करना नहीं पसंद। आहार्य ने देखा वो मान नहीं रही थी। और ये आइडिया भी ऋतिक का ही था। तुम मेरा फोन चेक कर लो, मैंने कभी उस लड़की से बात नहीं की। आहार्य ने अपना फोन आगे कर दिया, जिसे इत्ती ने बेहिचक ले भी लिया। वो उसका फोन स्क्रॉल करने लगी, जो कि महज फॉर्मेलिटी थी। आहार्य का फोन वो अक्सर यूज करती थी। आहार्य उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम बोलोगी, इट्स ओके, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। इत्ती की नजरें फोन पर गड़ाए बोली, ऑफ कोर्स करती हूँ, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। इत्ती उसका फोन अपने हाथ में घुमाते हुए कुछ सोचकर बोली,
आपके असिस्टेंट को मुझसे कुछ ज्यादा ही जेलसी है। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। उसने सर टेढ़ा कर आहार्य को देखा। आहार्य जैसे समझ गया, वो इत्ती के गाल पर किस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ की साइड हूँ। अब हम चले, वो उसके गालों पर होंठ चलाते हुए बोला। कहाँ? वापस। उसकी किसेस को फील कर इत्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ज्यादा लोग होने से आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? आपको अब आदत डालनी चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? फैमिली होना तो अच्छा है न? हम्मम, उसने धीरे से कहा। क्या हम्मम? आप सुन रहे हैं? डोर नॉक होने की आवाज सुनकर इत्ती ने एक नजर डोर को देखा और बमुश्किल आहार्य का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसकी गोद से खड़ी हुई। इत्ती ने डोर खोला तो वहां खड़ी सर्वेंट ने उसे नीचे चलने को कहा। डाइनिंग टेबल पर मेघा जी बार बार आहार्य को कुछ न कुछ सर्व कर रही थी। आहार्य काफी देर से खामोश था। जब वो दोबारा उसे कुछ सर्व करने वाली थी तो आखिर उसने कहा, मेरा हो गया। मेघा जी के हाथ रुक गए। वो परेशान होते हुए बोली, अरे बस इतना सा। आहार्य कुछ कहता कि वो खुद ही बोली, आप शिवाय की बात पर गुस्सा हैं। उन्होंने एक नज़र शिवाय को घूरा, जिसने पूरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वक्त वक्त पर सब उसे ऐसे ही घूर रहे थे। अब वो बुरी तरीके से चिढ़ गया था। आहार्य को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती देख उसे उससे जलन भी हो रही थी। मेघा जी उसे इग्नोर कर आहार्य के प्लेट में काफी सारा खाना रखते हुए बोली, आप प्लीज इसकी नाराजगी हमारी बेटी पर मत उतारना। आहार्य उनकी मन की बात समझते हुए बोला, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पता नहीं मुझे आपकी बेटी को मनाने में कितना वक्त लगेगा। उसके इस स्टेटमेंट ने मेघा जी का मन हल्का कर दिया। साथ ही साथ सभी के चेहरे रिलैक्स हो गए थे। इत्ती सर झुकाकर धीरे से स्माइल करने लगी। उसकी खुशी की वजह कुछ और थी। उसे अच्छा लगा कि आहार्य अब थोड़ा सोशलाइज हो रहा है। वो सर उठाकर सबको देखते हुए बोली, वो अब हम जा रहे हैं। मेघा जी हैरानी से बोली, तुम तो रुकने वाली थी ना? उनकी बात सुन आहार्य इत्ती की ओर देखने लगा। इत्ती मेघा जी को जवाब देते हुए बोली, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर मेरी काफी छुट्टियां भी हैं, मुझे अटेंडेंस पूरी करनी है। बोलकर उसने एक नज़र आहार्य को देखा और फिर से अपना खाना खाने लगी। इत्ती की जाने की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उसके जाने का वक्त आया तो इत्ती एक एक कर सबसे मिली। आखिर में वो मेघा जी के पास आई और उनके गले लगते हुए बोली, मुझे मिस करना और ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करना। उसकी नम आंखें और ज्यादा भर आई। मेघा जी को बहुत रोना आ रहा था। उन्होंने खुद को काबू किया और बस इतना कहा, ख्याल रखना। मेघा जी तब तक उस ओर देखती रही जब तक उन्हें इत्ती की कार दिखना बंद न हो गई। कार के आंखों से ओझल होते ही वो बुरी तरह से रोने लगीं। सब मिलकर उन्हें संभालने लगे। कार में अपने दोनों हाथ विंडो पर रखकर उस पर अपना सर रखे खिड़की से बाहर देख रही थी। वो रो नहीं रही थी, बस खामोश थी। आहार्य ने ड्राइव करते हुए एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो? इत्ती उदासी से जवाब देते हुए बोली, यही। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे अपनी फैमिली की याद आती है, और जब वहाँ होती हूँ तो आपकी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इत्ती ने खिड़की से सर उठाया और उसके करीब खिसक कर उसके कंधे पर सर रख कर बैठ गई। आहार्य ने एक हाथ उसके हाथ पर रखा, तुम जब कहोगी हम वहाँ चलेंगे, लेकिन बस मुझे आपके साथ जाना है और आपके साथ आना है, यही ना? इत्ती ने उसकी बात पूरी की। आहार्य ने एक नज़र उसे देखकर सर हिलाया। कितने बेकार हैं आप। यहाँ लोग बीवियों के मायके जाने से खुश होते हैं और आप हो कि अलग ही मुंह फुलाकर बैठ जाते हों। तुमने भी तो कहा तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। एक्जैक्टली वैसे ही मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। इत्ती ने उसके हाथ को हग किया और हंसते हुए बोली, रोमांटिक हो रहे हैं? नहीं, कंट्रोल कर रहा हूँ। उसने झुककर उसके गालों पर किस किया।
ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए। हाँ। फिर रूम में पहुंचकर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान देंगे। इत्ती ने उसकी बात इग्नोर की और उसके कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नींद आ रही है। पैलेस पहुंचकर जैसे ही आहार्य ने कार रोकी, इत्ती की आंख खुल गई। वो सीधी बैठ अंगड़ाई लेते हुए नींद भरी आवाज में बोली, हम पहुंच गए। हम। आहार्य ने उसे गोद में उठाना चाहा, तो इत्ती उसे रोकते हुए बोली, नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। वो कार से उतर गई। आहार्य भी कार से बाहर आया और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी नींद में थी। रूम में आते ही एकदम से आहार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इत्ती ने झटके से उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेटे। उसके अचानक इस हरकत से उसकी बची कुची नींद भी उड़ गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आहार्य ने अपने पैर से डोर बंद किया और उसे उठाए बेड के नजदीक बढ़ते हुए बोला, अब तुम कह सकती हो मैं रोमांटिक हो रहा हूं, लेकिन मैं थक गई हूं। आहार्य ने उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम अभी सोकर उठी हो। एक नज़र उसके चेहरे को देख आहार्य उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसका एहसास पाकर इत्ती ने अपने पैरों की उंगलियों को कस कर मोड़ लिया। वो गहरी सांसें लेते हुए धीरे से बोली, अभी हम कल ही तो साथ आए थे ना। आहार्य उसी तरह से उसे किस करते हुए बोला, हम तो क्या हुआ? अभी मुझे यकीन करने दो, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। मैं पूरा दिन यही सोच रहा था, अगर तुम वहां रुक गई तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। आहार्य ने सर उठाया और उसके माथे पर धीरे से किस किया। आहार्य उसकी आंखों में देख रहा था, इत्ती भी उसे उसकी अंदाज से देखते हुए वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगा तो इत्ती उसकी होंठों पास उंगली रखते हुए बोली, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आहार्य ने उसकी उंगली को धीरे से बाइट कर छोड़ दिया। पूछो। इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, आप हमेशा ही ऐसे रहेंगे ना? कहीं ऐसा न हो हमारी शादी को बहुत साल हो जाए फिर मैं आपको इरिटेटिंग लगने लगूं, फिर आपको मुझसे स्पेस चाहिए हो। मैंने सुना है ऐसा होता है जब शादी को बहुत साल हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहता। इत्ती ने देखा वो हंस रहा था। इत्ती उदासी से बोली, आप क्या सोचकर हंस रहे हैं? सच में ऐसा होता है। आहार्य उसके चेहरे पर झुका। इत्ती उसे देख रही थी। मैं ये सोच कर हंस रहा हूं, तुम्हें इसी वक्त ऐसी स्टूपिड बातें याद आती हैं। वो बेहद मासूमियत से बोली, आपने बात बदल दी, इसका मतलब आप भी बदल जाएंगे। आहार्य ने उसके होंठों पर किस किया, अगले ही पल दूर हो गया। ऐसा उसने कई बार किया। ऐसा नहीं होगा। हुआ तो? अगर तुम्हें कभी भी जरा सी भी ऐसी फीलिंग आई कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, हमारे रिलेशनशिप में पहले जैसा स्पार्क नहीं है, तो तुम मुझसे उसी वक्त कह देना, अपना ईगो बीच में मत लाना। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को देखते हुए बोला, फिर हम सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। अच्छा ठीक है। अच्छा। अगर तुमने ऐसा किया, आई मीन तुम मुझसे बोर हो गई तो? इत्ती नमे सर हिलाते हुए बोली, मुझे यकीन है मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। अच्छा। तुम्हें सारे शक मुझ पर ही हैं? हाँ। इत्ती ने कुछ पल उसे देखा फिर बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर सर हिला दिया। आहार्य उसकी नाक खींची, फिर उसे किस करने लगा। अगली सुबह इत्ती उठी। वो बेड पर अकेली थी। उसे एहसास हुआ उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना पैर पकड़कर बैठ गई। उसने मन ही मन आहार्य को कोसा। तभी उसने ध्यान दिया वो रूम में नहीं था। आप कहाँ हैं? वो थोड़ी तेज आवाज में बोली। उसकी आवाज सुन आहार्य बालकनी से रूम में आया। उसके हाथ में उसका फोन था। क्या हुआ? वो बेड के करीब आते हुए बोला। इत्ती दर्द से करहते हुए बोली, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने आहार्य को गुस्से से देखा तो वो स्माइल करने लगा। इत्ती उस पर भड़कते हुए बोली, सब आपकी गलती है। मैंने तो तुमसे परमिशन ली थी। उसने ब्लैंकेट के अंदर हाथ डाला तो इत्ती ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसे रात की बातें सोचकर शर्मिंदगी हुई। वो दूसरी तरफ चेहरा करते हुए बोली,
तो आपने मुझे सिड्यूस किया था। ब्लश करते हुए उसने ब्लैंकेट कस कर पकड़ लिया, जिससे उसने खुद को गले से पैरों तक ढका हुआ था। अच्छा, अब मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली। हाँ, तो जाओ, मैंने कहाँ तुम्हें रोका है? इत्ती ब्लैंकेट के अंदर से अपना एक हाथ बाहर निकालते हुए बोली, मुझे उठाइए। आहार्य बिना कुछ कहे बेड से उठा, फिर उसे ब्लैंकेट समेत अपनी गोद में उठा लिया। उसने वॉशरूम का डोर अपने पैर से खोला और उसे नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखने के बाद भी उसे अपना पैर जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। अब मैं कभी भी वो बेकार पोजीशन ट्राई नहीं करूंगी। उस वक्त तो कुछ दर्द नहीं हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा। तभी उसे ध्यान आया, आहार्य अभी भी यहीं खड़ा था। अब जाइए ना। तुम ठीक हो? इत्ती ने सर हिलाया। हाँ, आपकी मेहरबानी से। आहार्य ने धीरे से उसके गाल खींचे और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अगर तुम गिर जाओ तो मुझे आवाज देना। वॉशरूम का डोर अड़ाकर वो बाहर चला गया। इत्ती ने अपनी आई रोल की, गिरे मेरे दुश्मन। वॉशरूम का डोर लॉक करने के लिए उसने कदम बढ़ाया ही था कि वो बेड से उलझ कर गिर पड़ी। बेडशीट की वजह से उसे लगी नहीं। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अंदर ही अंदर दर्द से कराह रही थी। तुम गिर गई? उसने आहार्य की फिक्र से भरी आवाज, फिर उसके कदमों की आहट सुनी तो किसी तरह से थोड़ा सा ऊपर उठकर जल्दी से डोर लॉक कर लिया। नहीं तो आपके कान बज रहे हैं। हॉस्पिटल? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। हॉस्पिटल बेड पर लेटा मानव बेहद फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर उसके बेड के करीब स्टूल पर बैठी प्रिया के हाथ रुक गए, जिससे वो सेब काट रही थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं कॉलेज भी जाती हूँ। मानव ने उस बेवकूफ लड़की को हैरानी से देखा। तो तुम पिछले 3 हफ्तों से कॉलेज इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अपने कॉलेज के बारे में ही भूल गई थी? पिया ने सर हिलाया। उसकी हरकत पर मानव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम रोज रोज मुझे परेशान करने आ जाती हो। मैं ठीक हूँ और आज मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। जाओ यहाँ से। पिया ने उसे खुद पर चिल्लाते देखा और एकदम से अपने हाथ में पकड़े सेब का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। आप तो बड़े एहसान फरामोश हैं। एक प्यारी सी लड़की पिछले 3 हफ्ते से रोज आपका ख्याल रखने आ रही है और आप है कि ठीक होते ही कैसे उस पर चिल्ला रहे हैं। मानव सेब का टुकड़ा ऐसे चबा रहा था जैसे वो पिया हो। उसने अपना सर घुमा लिया। इन 3 हफ्तों में वो इतना तो जान गया था, इस पागल लड़की से बहस कर उसका ही बीपी हाई होगा, क्योंकि इसे तो न किसी बात का बुरा लगता था, न ही ये उसकी एक बात सुनती थी। पिया अपनी स्टूल लेकर खड़ी हुई और उस ओर जाकर बैठ गई जिस ओर उसने चेहरा फेरा था। आपने चेहरा क्यों घुमाया? मानव कुछ कहता कि उसने आगे कहा, मैं खाते हुए आपका हैंडसम फेस मिस कर देती। कितने हैंडसम लगते हैं आप खाते हुए। डोर खुलने की आवाज सुन दोनों ने साथ में उसार देखा। वो नर्स थी। नर्स मानव को चेक करने लगी। बाकी तो आप ठीक हो गए हैं, बस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। उसकी बात से सुनकर मानव ने गुस्से से पिया को देखा, जो इसकी वजह थी। वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, इसकी वजह ये मनहूस लड़की है। रोज रोज आ जाती है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने। पिया ने मानव को अपनी तरफ देखता पाया तो सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगी कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। कौन चाहता है तुम ऐसा करो? उसने अपने दांत पीसे लिए। नर्स ने मशीन में देखा, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा और हाई हो गया था। अरे, आपने उनकी बात सुनकर मेरी तरफ देखा, इसका मतलब यही है न आप चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं। तुम मानव को समझ नहीं आया वो क्या कहें। उसे शदीद चिढ़न वाला गुस्सा महसूस हो रहा था। कहना का भी क्या फायदा था? वो उसकी बातों का मतलब वही निकालती जो उसका मन करता। नर्स कुछ पल बाद वहां से चली गई। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली, बावजूद इसके वो फील कर सकता था पिया लगातार उसे देख रही थी।
उसने आंखें खोली और इस बार थोड़ा सब्र से बोला, तुम काफी दिन से कॉलेज नहीं गई, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा ना। मकसद था पिया को यहाँ से भेजना, जिसे वो 3 हफ्तों से बर्दाश्त कर रहा था। पिया ने पलकें झपकाई, नहीं, वहां जाकर बस कैंटीन में बैठना ही है, और मैं वैसे भी लास्ट टाइम पर पढ़ती हूँ, वो भी पता है, एग्जाम से 2 घंटे पहले। मानव उसे हैरानी से देखने लगा, तुम बस एक टॉपिक पढ़कर जाती हो? फिर पास कैसे होती हो? नहीं, एक टॉपिक नहीं, एक बुक, एक बार पेजेस पलटकर बस सबके टॉपिक देख लेती हूँ, फिर मैं हूँ ही टैलेंटेड, उस एक टॉपिक से पूरा आंसर क्रिएट कर देती हूँ। मानव सदमे की हालत में उसे देखने लगा। यार, बताया था ना मेरे एग्जाम्स हैं, इवन अपना टाइम टेबल भी चैनल पर शेयर किया था। मानव के रिएक्शन पर कोई ध्यान न देते हुए पिया बस अपनी बात कहने जा रही थी। मानव खामोश ही रहा, वो कहता भी क्या? और कहता भी तो कौन सा, उसके कुछ कहने से वो चुप हो जाती। आखिर में वो चुप तब हुई जब उसका फोन बजा। मानव एक नज़र उसे देखा, फिर सीलिंग की ओर देखने लगा। उसका सुकून महज कुछ पल का था, क्योंकि अचानक ही पिया चीख उठी। उसकी चीख सुन मानव उसे फिर देखने लगा, इस बार चिढ़ से। यार, अब तो आना ही पड़ेगा। उसने कॉल कट किया और मानव को देखते हुए फिक्र से बोली, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, आज मुझे कॉलेज में एक असाइनमेंट सबमिट करना है, आप प्लीज बुरा मत मानना। कौन बुरा मानेगा? कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये लड़की। मानव अंदर ही अंदर चिढ़ गया। बाहर से उसने बस सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। उसकी बात सुनकर पिया खुशी से उसके गाल छूते हुए बोली, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। उसके टच से मानव को लगा, उसकी रूह एक ही पल में उसके रूह से अलग हो गई। कितना अजीब एहसास था। अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया। डोंट टच मी। पिया ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच। क्या इसे बुरा भी लगता है? आह, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? उसे उसकी कश्मकश से निकालते हुए वो बोली, आप तो छुई-मुई टाइप्स हैं। What? मानव उसे अजीब नजरों से देखने लगा। अरे, छुई-मुई मतलब? वो जैसे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार ही थी। मानव जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? उसकी बात सुनकर पिया जल्दी से उठी, हाँ, वैसे भी यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है। उसके जाते ही मानव का चेहरा चमक उठा, जिसे छुपाने के लिए उसने चेहरा फेर लिया। पिया अपना बैग उठाते हुए हड़बड़ी में बोली, आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, बट यू डोंट वरी, मैंने आपके पापा से आपका एड्रेस ले लिया है। मानव ने झटके से उसे देखा, व्हाट? एड्रेस? कोई जरूरत? वो पूरा कह भी न सका, उतने में पिया हवा की सरसराहट की तरह निकल गई। मानव ने बंद दरवाजे को देखा और अपने दांत पीसते हुए अपनी बात पूरी की, कोई जरूरत नहीं मेरे घर आने की। पिया के जाते ही पूरे वार्ड में एकदम खामोशी पसर गई। मानव काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। वक्त गुजरने के साथ ही उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया। जैसे ही उसे अनलॉक किया, उसकी नजरों के सामने इत्ती की फोटो थी। असल में पिया के आने से पहले वो उसी की फोटो देख रहा था। अचानक किसी के आने से उसने जल्दी से फोन लॉक कर दिया था। पहले तुम भी मुझसे ऐसे ही बातें करती थी, तुम्हें बोलना अच्छा लगता था और मुझे तुम्हारी बातें सुनना। कितना मिस करता था मैं तुम्हारी बातें। सोचता था जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझसे बहुत सारी बातें करोगी, मुझे सब बताओगी, इतने सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मुझसे हर एक बात डिटेल में पूछोगी जैसे पूछती थी। उसने आंखें कसकर मिंजली। वो फिर नहीं रोना चाहता था। उसकी आवाज जैसे टूट गई। लेकिन अब तुम्हारी बातें किसी और के लिए हैं। बातें तो छोड़ो, तुमने तो शायद मुझे ठीक से देखा भी नहीं होगा। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी मुझे देखने की, तुम्हारी आंखों में तो कोई और बसा है। दरवाजा खुला और रोहित अंदर आया। मानव ने अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन रोहित ने पहले ही उसकी भीगी आंखें देख ली थी। उसने बस इतना कहा, डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है।
मानव ने चेहरा फेरे बस सर हिला दिया। कॉलेज में इत्ती का पूरा ध्यान बोर्ड पर था, सिर्फ बाहर से, अंदर से तो वो अलग ही सोच में खोई हुई थी। आंचल ने उसके हाथ को छूते हुए कहा, यार तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? इत्ती ने बस बिना कुछ कहे सोने हाथ से उसका हाथ हटा दिया, यहाँ तक कि उसने उसे देखा तक नहीं। आंचल बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे तो वजह भी नहीं पता थी इत्ती उसे क्यों इग्नोर कर रही थी। क्या उसे कोई बात बुरी लगी? अब तक तो वो उसके नेचर से वाकिफ हो गई थी, अगर इत्ती के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो तो वो बुरा मान जाती थी, लेकिन ये भी था कि वो डायरेक्टली कह देती कि उसे ये बात बुरी लगी। लेकिन आज तो वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, उसे छोड़ सुहानी से बात कर रही थी, वरना वो सुहानी से कम उससे ज्यादा बात करती। आंचल ने उदास नजरों से इत्ती को देखा, जो सुहानी से धीरे धीरे कुछ बात कर रही थी, उसके दिल में जलन सी भर गई। लंच ब्रेक में वो कॉरिडोर में खड़े थे, यहाँ भी बाद इत्ती सुहानी से ही बात कर रही थी। सुहानी बीच बीच में आंचल से भी बात करती, लेकिन आंचल का ज़हन तो बस इत्ती में लगा था, सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को था, आखिर उसका कसूर क्या था? आज मिस्टर ऋतिक तुम्हें छोड़ने नहीं आए थे क्या? आंचल ने मकसद से बात करने की कोशिश की। हाँ। तुम्हें तो इम्पोर्टेंट काम होगा न उनसे, इत्ती ने बेहद रूडली जवाब दिया। आंचल कुछ पल कुछ कह ही नहीं पाई, आखिर उसका मतलब क्या था? वो इतना रूड क्यों हो गई? आंचल समझ नहीं पाई, उसने बस बहाने से कुछ न सूझने पर यह सवाल किया था, आखिर वो इतनी रूड क्यों हो गई? समझ तो सुहानी को भी नहीं आया। आंचल ने फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी इत्ती ने सामने देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, पिया। उसने वेव किया। पिया भी हाथ हिलाते हुए जल्दी से उनके पास आई। आंचल और सुहानी भी उसे देखने लगे। तुम कहाँ गायब हो? इत्ती के सवाल पर पिया के खून में जैसे एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। वो इत्ती का हाथ पकड़ते हुए बोली, यार क्या बताऊं? इतनी मस्त बात है। एक ही सांस में उसने सब बता दिया, रोज उसका मानव से मिलने जाना, उसकी फीलिंग्स। इस बीच उसने सांस भी नहीं। आखिर में वो एक गहरी सांस लेते हुए इत्ती का हाथ नरमी से दबाते हुए बोली, यार ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो तुमने उसे अपनी फीलिंग बताई? इत्ती भी एक्साइटेड होते हुए बोली। वो उसके लिए खुश थी, और मानव को भी वो जानती थी, जो उसकी नज़र में एक डिसेंट लड़का था। उसके सवाल पर पिया न में सर हिलाते हुए बोली, नहीं यार, मेरा तो मन करता था बता दूं, बट फिर हॉस्पिटल में प्रमोट करना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया, वो गुस्सा होते हुए बोली, यार पता नहीं कौन इडियट है, जिसकी वजह से उनकी एंकल डिसलोकेट हुई, एक बार मुझे मिल जाए। कितना बेहुदा इंसान था। पिया ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उसकी बात सुनकर इत्ती ने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। क्या मतलब बेहुदा? तुम ऐसे किसी को बेहुदा कैसे कह सकती हो? वो भी ऐसे किसी को बिना जाने। हाँ। उसके अचानक रिएक्शन से सुहानी और पिया हैरानी से उसे देखने लगे, आखिर उसे क्या हुए? बस आंचल ही नॉर्मल थी, असल में उसे इस बारे में मालूम था, इत्ती ने ही बताया था। पिया हैरानी से बोली, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बेहुदा कहा, मैं तो उस बेहुदा। इत्ती ने उसकी बात बीच में काट दी और उस पर और ज्यादा भड़क गई, मुझे नहीं कहा बट किसी को तो कहा, और वो किसी के कुछ लगते होंगे, तुम ऐसे किसी के किसी को बेहुदा नहीं कह सकती। वो गुस्सा से क्लास के अंदर चली गई। ये क्या हमें कोई न्यू सॉन्ग सुना कर गई है? किसी के किसी को, किसी का कोई? पिया ने अपना सर खुजाया। लीव उसका सुबह से खराब है। आंचल उसका कंधा थपथपाकर क्लास के अंदर चली गई। इसे पता नहीं कब किस बात पर गुस्सा आ जाए, पता नहीं इसके हस्बैंड कैसे टॉलरेट करते होंगे। हस्बैंड? आंचल ने अपनी जीभ काट ली और तिरछी नजर से सुहानी को देखा, जिसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे ध्यान आया इत्ती ने सुहानी को बताने से मना किया था, इसलिए कम बोलने वाले लोग ज्यादा जीते हैं। अब इत्ती मुझे हैसियत ही कर देगी, फिर मैं भी किसी की दोस्त ही बन जाऊंगी। उसने खुद को कौसा और अपना गला तर करते हुए बोली,
हस्बैंड यानी बॉयफ्रेंड बात तो एक ही है न। अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो गया बाय। वो बिना सुहानी का जवाब सुने निकल गई। सुहानी उसे जल्दी जल्दी जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में उसकी कही बात बस गई। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। इनफैक्ट वो तो पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार थी। और इत्ती की लाइफ में तो उसे खास इंटरेस्ट था। आखिर वो उससे हसद जो करती थी।